नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्रों में हम सुमित्रा नंदन पंत की जो नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कविताएं हैं, प्रथम रश्मि और परिवर्तन, उन पर विस्तार से बातचीत कर चुके हैं। लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से या प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से सिलेबस में, उनके पाठ्यक्रम में, नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में एक कविता है पंत जी की, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, जिसका शीर्षक द्रुत झरो है। और इस कविता का उल्लेख महादेवी वर्मा के संदर्भ में किया गया है, जबकि वास्तव में महादेवी वर्मा जी की इस तरह की कोई भी कविता हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए द्रुत झरो पंत जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। तो आज के सत्र में हम द्रुत झरो नामक उनकी कविता पर बातचीत करने वाले हैं, और इससे पहले हम कुछ एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो पंत जी से संबंधित हैं और जो हमें जानने चाहिए, उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। उसके बाद द्रुत झरो पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करते हुए सत्र को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले कुछ एक बिंदु और हैं दोस्तों जो जानने चाहिए हमें। कला और बूढ़ा चांद, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य कृति है और जिस पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, इसे रश्मिपदी काव्य कहकर के भी पुकारा जाता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, यदि प्रश्न पूछा जाए कि पंत की किस कृति को रश्मिपदी काव्य कहकर पुकारा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कला और बूढ़ा चांद। दूसरी बात, लोकायतन जो है उनका महाकाव्य, वो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। और इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो कुल इसमें 7 सर्ग हैं, जिन्हें सर्ग के स्थान पर द्वार कहकर के संबोधित किया गया है। और ये जो काव्य है, महाकाव्य है, ये 2 भागों में विभक्त है। और वो भाग हैं 2 भाग, बाह्य परिवेश, जिसकी रचना कवि ने 1961 में की, और दूसरा भाग है अंतश्चेतना, जिसकी रचना कवि ने 1964 में की। अब बाह्य परिवेश में कुल मिलाकर, क्योंकि कुल महाकाव्य में 7 सर्ग हैं, तो प्रथम भाग जो है बाह्य परिवेश, उसमें 3 सर्ग है, संख्या 3 सर्ग है। और इन सर्गों में, क्योंकि ये महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है, महात्मा गांधी के विलायत जाने यानी विदेश यात्रा पर जाने अध्ययन की दृष्टि से, और उनके वहां विषय वासनाओं में डूबने का चित्रण किया गया है। यानी जिस जगह पर गांधी जी जाते हैं, वहां के बाह्य परिवेश का उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका चित्रण यहां है। और यही कारण है कि लोकायतन के इस खंड का शीर्षक कवि ने बाह्य परिवेश दिया है। लेकिन जो दूसरा भाग है अंतश्चेतना, जिसका सृजन 1964 में किया गया, इसमें कुल 4 सर्ग हैं। कुल मिलाकर पहले भाग में 3 सर्ग और दूसरे में 4 सर्ग। इस प्रकार टोटल कुल कितने सर्ग हो गए महाकाव्य में? 7 सर्ग हो गए। और इनमें गांधी जी के हृदय परिवर्तन का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है कि किस प्रकार पहले वे विषय वासनाओं में डूब गए और उसके बाद उन्हें प्रबोध हुआ, और वे किस प्रकार उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उनके व्यक्तित्व का विकास एक बिल्कुल नई दिशा में होना प्रारंभ हुआ। इसका जिक्र, इसका वर्णन, इसका चित्रण यहां अंतश्चेतना में किया गया है। लोकायतन के लिए कवि को 1966 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। गुंजन, जो उनकी एक महत्वपूर्ण काव्य कृति है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1932 माना जाता है, छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहकर के पुकारा जाता है। युगवाणी जो उनकी रचना है, उसमें पंत जी ने प्रगतिवाद को अपने युग की वीणा कहकर के पुकारा है। यानी प्रगतिवाद को किस कृति में पंत जी ने अपने युग की वीणा कहकर के पुकारा है, वो उनकी कृति है युगवाणी। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि पंत जी की किस कृति को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है, तो वो है उनकी पल्लव नामक काव्य कृति, जिसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। पंत का प्रिय छंद रोला छंद है, ऐसा माना जाता है। हिंदी में मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग सबसे पहले पंत जी ने प्रारंभ किया। मूर्त क्या होता है दोस्तों? जैसे एक शब्द होता है मूर्तिमान, यानी जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है वो मूर्त है, और जो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है वो अमूर्त है। तो मूर्त चीजों के लिए, यानी जो साकार वस्तुएं हैं, उनके लिए निराकार उपमानों का प्रयोग सबसे पहले काव्य में पंत जी ने प्रारंभ किया। पल्लव में प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता से संबंधित
उनकी कविताएं संकलित हैं। इस तरह का प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, क्योंकि पल्लव पंत जी की एक बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण काव्य कृति है, और यही कारण है कि उसकी विषय वस्तु के से हमें परिचित होना चाहिए कि उसमें किस प्रकार की कविताएं कवि ने संकलित की हैं। वे कविताएं हैं प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद से संबंधित। गुंजन की कविताओं में कवि का प्रकृति के प्रति मोह धीरे धीरे खत्म होता दिखाई देता है, यानी जिसमें जहां कवि ये कहते हैं कि बाले तेरे बाल जाल में छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, यानी एक और पंत कवि का वो रूप है जहां वो प्रकृति से अपने आप को अलग करना चाहते ही नहीं, लेकिन गुंजन तक आते आते उनके साहित्यिक यात्रा में, उनके साहित्यिक दृष्टिकोण में बदलाव आना शुरू होता है धीरे धीरे। और ये इस कृति की कविताओं से सहज ही स्पष्ट है कि प्रकृति के प्रति कवि का जो मोह है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और शोषित वर्ग के प्रति संवेदना के भाव का उदय हो रहा है। यानी 1932 से ही कवि प्रगतिवाद की ओर अग्रसर होना प्रारंभ कर देते हैं, और 1936 में जब युगांत प्रकाशित होती है तो वे अपने छायावादी युग के अंत की घोषणा एक प्रकार से कर देते हैं। आगे चलते हैं। ग्राम्या उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। इसमें उनकी प्रगतिवादी रचनाएं संकलित हैं। पंत ने स्वयं अपनी भाषा को चित्र भाषा कहकर के संबोधित किया है। किसने पंत जी की भाषा को चित्र भाषा कहकर संबोधित किया है? तो स्वयं पंत ने किया है। या प्रश्न पूछा जाए कि पंत ने अपनी भाषा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तुत किया है, तो आपका जवाब होना चाहिए चित्र भाषा। अनुप्रास आपका प्रिय अलंकार है, यानी रोला उनका प्रिय छंद है और अनुप्रास उनका प्रिय अलंकार रहा है। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रह गया है दोस्तों यहां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में कहा है कि युगवाणी में प्रगतिवाद का सैद्धांतिक रूप है तो ग्राम्या में उसका प्रायोगिक रूप दिखाई देता है, यानी प्रगतिवाद के सिद्धांतों की स्थापना करते हैं कवि युगवाणी नामक कृति में, और ग्राम्या उनकी जो कृति है उसमें वे उस प्रगतिवादी दृष्टिकोण को विस्तार से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। इस कथन का ये भावार्थ है। पंत का जो बचपन का घर था दोस्तों, उसे वर्तमान में सुमित्रा नंदन पंत वीथिका नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, द्रुत झरो, जो पंत जी की कविता है। इसकी रचना पंत जी ने 1934 में की। ये प्रकाशन वर्ष, ये रचना वर्ष आप भूलेंगे नहीं। युगांत और पल्लविनी उनके दो कविता संग्रह हैं, युगांत और पल्लविनी। पल्लविनी दोस्तों उनका वो कविता संग्रह है जिसमें चुनिंदा कविताएं उनकी संकलित हैं। स्वयं पंत जी ने यह संकलन किया था, लेकिन पल्लविनी की भूमिका हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, लेकिन इसका जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन सौभाग्य से ये कृति मुझे प्राप्त हो गई, और इसलिए मैं ये कह सकती हूं दावे के साथ कि युगांत और पल्लविनी में द्रुत झरो नामक उनकी कविता का संकलन हुआ है। कविता में जीर्ण पत्र एक शब्द, एक वाक्यांश का, शब्दांश का प्रयोग किया है कवि ने, जीर्ण पत्र। ये जीर्ण पत्र का शाब्दिक अर्थ तो दोस्तों है पुराना सूखा हुआ जीर्ण शीर्ण पत्ता, पेड़ का पत्ता, लेकिन वास्तव में ये जीर्ण पत्र एक प्रतीक के रूप में यहां पर प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है पुरानी सड़ी गली परंपराएं। और कवि क्या चाहते हैं? द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कहकर के वास्तव में जो समाज में, जो संपूर्ण विश्व में ऐसे अंधविश्वास, ऐसी पुरानी मान्यताएं हो गई हैं जिनकी आज के जीवन में, आज के युग में कोई प्रासंगिकता नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई उपादेयता नहीं है, कवि कहते हैं कि हे जीर्ण पत्र के तरह मान्यताओं, तुम सब जल्दी से द्रुत यानी द्रुत गति से, तीव्र गति से झड़ जाओ यानी नष्ट हो जाओ, ताकि नए चिंतन का, नए दृष्टिकोण का विकास हो सके। आगे चलते हैं। जीर्ण पत्र के झड़ने की कामना के माध्यम से कवि वास्तव में पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों और अंध मान्यताओं के नष्ट होने की कामना करते हैं ताकि प्रगति का पथ प्रशस्त हो सके। आधुनिक बोध और प्रगतिवादी चेतना की कविता है ये। प्रगतिवादी चेतना को हम
सामान्यतः दोस्तों किस रूप में लेते हैं? मार्क्सवाद के रूप में लेते हैं, यानी मार्क्सवाद का साहित्यिक रूपांतर हम प्रगतिवाद के रूप में देखते हैं। लेकिन वास्तव में प्रगतिवाद का एक अर्थ प्रगतिशील होना भी है, यानी किसी भी संदर्भ में नए दृष्टिकोण से सोचना भी प्रगतिवादी दृष्टि का सूचक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसे प्रगतिवादी चेतना की कविता कहा जाता है, और वैसे भी युगांत में संकलित कविता है, जहां से उनके प्रगतिवादी दृष्टिकोण का विकास होना, उदय होना शुरू होता है। तो उस स्थिति में भी ये प्रगतिवादी चेतना की कविता है। लेकिन बात आती है आधुनिक बोध की। आधुनिक बोध आखिर है क्या? दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति बनी बनाई पुरानी परंपराओं को तोड़कर, पहली बात उनका मूल्यांकन करता है कि हमारे जीवन में, हमारी तरक्की में ये परंपराएं, ये रूढ़ियां, ये विश्वास कितने उपयोगी हैं, कितने सहायक हैं, और जब वो पाता है कि ये व्यर्थ हैं तो उनके पार सोचने की बात शुरू करता है, तब उस बोध को, उस चिंतन की धारा को आधुनिक बोध कहा जाता है। क्योंकि देखिए, एक उदाहरण के द्वारा अक्सर मैं आधुनिक बोध को समझाया करती हूं कि एक हमारे यहां पुरानी परंपरा, मान्यता है, परंपरा है, अंधविश्वास है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम घर से बाहर नहीं निकलते, कितना भी शुभ काम हो लेकिन हम वापस लौटते हैं। लेकिन यदि आज के संदर्भ में, आज के व्यस्तता भरे जीवन में इसका हम विश्लेषण करें तो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से जाना है, जो हमारे तरक्की के लिए, हमारे करियर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में यदि हम बिल्ली के रास्ता काट जाने के कारण उस गंतव्य स्थल पर, उस लक्ष्य प्राप्ति के स्थल पर देर से पहुंचेंगे तो क्या होगा? हम असफलता का द्वार खटखटा देंगे, यानी वो पुरानी परंपरा हमारे प्रगति की, हमारे रास्ते की रुकावट बन जाएगी। तो जब व्यक्ति अपने प्रसंग, अपने संदर्भ, अपने समय के अनुकूल दृष्टि रखता हुआ पुरानी परंपराओं को तभी अपनाता है जबकि वो उन्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण पाए, उस दृष्टिकोण को, उस सोच को आधुनिक बोध कहा जाता है। और ऐसा ही एक दृष्टिकोण कवि ने द्रुत झरो कविता में प्रकट किया है, अभिव्यक्त किया है। आगे चले। अब आती है बात द्रुत झरो। बहुत ही छोटी सी कविता है लेकिन बहुत गहरी कविता है, बहुत ध्यान से हम इसे समझेंगे। पहले हम पत्ते के संदर्भ में अर्थ लेंगे और उसके बाद उसके प्रतीकार्थ पर जाएंगे, तो आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। पहली पंक्ति है दोस्तों, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। यानी जीर्ण पत्र का मतलब क्या है? जीर्ण पत्र का मतलब है जो पत्ता सूख गया है, बिखर गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, पीला पड़ गया है। उसका स्वभाव क्या होता है? उसका स्वभाव होता है कि वो पेड़ की जिस शाखा पर है, उस शाखा से जीर्ण होते ही नीचे गिर जाता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन कवि यहां पर इस जीर्ण पत्र के माध्यम से, ये जीर्ण पत्र किसका प्रतीक है? जैसा कि मैंने अभी बताया, पुरानी मान्यताओं और अंधविश्वासों का प्रतीक है। यानी कौन सी पुरानी मान्यताएं और अंधविश्वास? जो आज हमारी प्रगति में बाधक हैं और हमारे जीवन के विकास की दृष्टि से उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। उन पुरानी मान्यताओं और अंधविश्वासों की ओर संकेत कर रहे हैं जीर्ण पत्र के माध्यम से कवि पंत। उनका अर्थ, उनका संबंध सारी मान्यताओं से नहीं है, क्योंकि सारी पुरानी मान्यताएं व्यर्थ नहीं होती, पूरे सारे विश्वास भी व्यर्थ नहीं होते, उनमें से कुछ एक आज भी प्रासंगिक हैं। तो कवि का तात्पर्य केवल उन मान्यताओं से, उन अंधविश्वासों से है, उन विश्वासों से है कहना चाहिए जो आज हमारे जीवन में अपना महत्व खो चुके हैं और हमारी प्रगति के मार्ग की रुकावट है। तो कवि कल्पना करते, कवि कहते हैं कि हे जीर्ण पत्र, यानी हे जीर्ण पत्र की तरह जीर्ण शीर्ण हो गई, सड़ गल गई पुरानी मान्यताओं, तुम जल्दी से, द्रुत यानी शीघ्रता से झर जाओ। झर जाओ का मतलब क्या है? नष्ट हो जाओ। कहां से नष्ट हो जाओ? इस संसार से नष्ट हो जाओ। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे कारण, इन तुम्हारे स्वरूप में बंधे रहने के कारण मनुष्य अपनी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तुम अपने सड़े गले रूप में भी मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए बंधन प्रतीत हो रही हो, रुकावट प्रतीत हो रही हो। तो जिस तरह से जीर्ण शीर्ण पत्ता पीला पड़कर सूख कर पेड़ से अपना स्थान छोड़ देता है और मिट्टी में मिलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है, अनंत में विलीन हो जाता है, उसी तरह से हे पुरानी व्यर्थ की मान्यताओं, तुम भी उस पत्ते की तरह तीव्र गति से इस संसार से समाप्त हो जाओ, अनंत में विलीन हो जाओ, ताकि ये पूरा का पूरा संसार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। हे स्रस्त, अब संबोधित कर रहे हैं किसको? जीर्ण पत्ते को। जीर्ण पत्ते को क्या कहा जा रहा है? स्रस्त। स्रस्त का अर्थ है ढीला। ढीला का मतलब शिथिल। ढीला क्यों कहा है पत्ते को? देखिए, पत्ता जब ताजा होता है और बिल्कुल नया निकला हुआ होता है, पूरी तरह से विकसित होता है, तब उसमें ढीलापन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो जीर्णता की ओर प्राप्त होता है, जैसे जैसे उस पर पीलापन आता है, वो मुरझाने लगता है, वो ढीला होने लगता है और धीरे धीरे मुरझाकर पीला पड़ के बिखर कर सूख कर जमीन पर गिर जाता है। तो उस ढीलेपन की ओर यहां संकेत कर रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं हे स्रस्त, यानी हे ढीले पड़े हुए कौन? पत्ते। और पत्ते के माध्यम से शिथिल पड़ गई अपने महत्व को खो चुकी मान्यताओं, ध्वस्त, तुम बिखर चुकी हो, शुष्क सूख चुकी हो और शीर्ण हो, यानी शीर्ण का मतलब होता है सड़ा गला, और सड़ गल चुकी हो, यानी हमारे आज के जीवन में, विश्व के परिवेश में तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारा महत्व, तुम्हारी उपादेयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसलिए तुम क्या करो? द्रुत गति से झड़ जाओ, यानी समाप्त हो जाओ, अपने अस्तित्व को समाप्त कर अनंत में विलीन हो जाओ। हिम ताप पीत मधुवात भीत। और क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि तुमने क्योंकि बहुत लंबा समय एक स्वस्थ पत्ते के रूप में वृक्ष की शाखा पर लगकर, ठहर कर, रुक कर बिताया है, तो तुमने बहुत सारे हिम यानी बर्फ भी देखी है। हिम का अर्थ एक ओस के कण भी होते हैं, यानी ओस के कणों के भी विभिन्न रूप देखे हैं। ताप, सूर्य की किरणों के भयंकर ताप को भी तुमने झेला है, यानी हिम ताप पीत। और उस लंबी परंपरा में हिम और ताप को झेलते हुए, हिम और ताप के माध्यम से कवि काल की दीर्घ अवधि की ओर संकेत कर रहे हैं। दीर्घ अवधि बिताई है और इसलिए आज तुम पीत यानी पीले पड़ गए हो। और कितने पीले, कितने जर्जर और कितने शिथिल हो गए हो कि मधुवात भीत। मधुवात का अर्थ है वसंत काल की हवा, कि इतने पीले पड़ गए हो कि जब वसंत ऋतु में मंद मंद पवन बहती है और समस्त प्राणियों को आनंद सुकून देती है, उन्हें रोमांचित कर देती है, उस इतनी कोमल वसंत काल की पवन से भी तुम भयभीत हो जाते हो। यानी भयभीत हो जाते हो सका सांकेतिक अर्थ हुआ कि तुम्हारी चेतना, तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारी जीवंतता, तुम्हारी ऊर्जा अब समाप्त हो चुकी है। और जब ऊर्जा समाप्त हो जाए तो तुम्हें अपना स्थान विश्व से छोड़ देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, यानी तुम्हें अनंत में विलीन हो जाना चाहिए। यानी अब परंपराओं के अर्थ में अगर हम इसको ग्रहण करें तो तुम्हारी जीवंतता, तुम्हारा महत्व अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसलिए तुम आनंद और उल्लास के क्षणों में रुकावट बन गई हो। मधुवात का प्रतीकार्थ लेंगे, आनंद और उल्लास के जो जगत के क्षण है उनमें भी तुम क्या हो गई हो? रुकावट, बाधा उत्पन्न करती हो। इसलिए अब तुम्हारा कोई महत्व इस संसार के प्रगतिशीलता में नहीं है, इस संसार की प्रगति में नहीं है। इसलिए तुम हे मान्यताओं सड़ गल के नष्ट हो जाओ, जल्दी से, शीघ्रता से झड़ जाओ। तुम वीतराग, वीतराग का अर्थ वैसे तो होता है जिसके राग और द्वेष बीत गए हों, समाप्त हो गए हों। यानी संसार में पहले तो एक तरह से सन्यासियों के लिए भी वीतराग विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो वीतराग जो मनुष्य होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वे सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठ चुके होते हैं, यानी वे संसार के सौंदर्य वृद्धि में, उसकी प्रगति में कोई योगदान नहीं देते। अपनी साधना में, अपने आध्यात्मिक चिंतन में वे लीन रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कवि जीर्ण पत्र को यानी सूखे पत्ते को वीतराग कह रहे हैं। यानी कि अब तुम जिस वृक्ष, जग रूपी, जग मानो वृक्ष है
और उस वृक्ष का क्या पत्ता है जीर्ण पत्र यानी पुरानी सड़ी गली मान्यताएं, तो तुम अब इस संसार की प्रगति को बढ़ाते नहीं हो, इसमें अपना योगदान नहीं देते, संसार को सौंदर्य प्रदान नहीं करते, तो तुम संसार से एक प्रकार से विमुख हो गए हो। प्रतीकार्थ वही हुआ कि तुम्हारा महत्व संसार में समाप्त हो गया है और तुम जड़ हो गए हो, यानी तुम्हारी चेतना समाप्त हो गई है और पुराचीन और तुम अब पुराने भी पड़ गए हो। इसलिए जिस प्रकार कोई पुराना पत्ता पेड़ से झड़कर अनंत में विलीन हो जाता है, उसी तरह से हे पुरानी मान्यताओं, अंधविश्वासों, तुम प्रगति के मार्ग की रुकावट हो, इसलिए तुम भी जल्दी से झड़कर अनंत में विलीन हो जाओ ताकि इस विश्व की प्रगति का पथ प्रशस्त हो सके। आगे चलते हैं। शुष्क शीर्ण में दोस्तों यहां 6 का अनुप्रास अलंकार है, सामासिक शब्दावली का प्रयोग है, तत्सम शब्दों की प्रधानता है और भाषा में प्रतीकात्मकता है। आगे चलें। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग। अब आगे कवि पत्ते को संबोधित करके कहते हैं तुम कैसे हो, निष्प्राण हो यानी चेतना रहित हो, चैतन्य रहित यानी निर्जीव। अब तुम बीते हुए युग के हो गए हो यानी पुराने, मृत मरे हुए हो गए हो। विहंग, विहंग, विहग का अर्थ तो क्या होता है, विहग का अर्थ होता है पक्षी, लेकिन यहां विहंग का अर्थ है आकाश में विचरण करने वाला। लेकिन दोस्तों ये विहंग का शाब्दिक अर्थ है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है अनंतमय, अनंत से इसका अर्थ लेंगे। अब इस पंक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। कवि कहते हैं कि हे जीर्ण पत्र, तुम निष्प्राण हो गए हो यानी निर्जीव हो गए हो, अब तुम में ऊर्जा, तुम में चेतना नहीं रही और तुम पुराने भी हो गए हो, क्योंकि बीते हुए समय के प्रतीक हो तुम, और समय क्योंकि कभी रुकता नहीं, निरंतर आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में आज के समय में तुम्हारी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, तुम मृत हो चुके हो, तुम अपना अस्तित्व, अपना महत्व समाप्त कर चुके हो। इसलिए तुम क्या हो, क्योंकि तुम मृत हो, विगत युग हो, निष्प्राण हो, इसलिए हे जीर्ण पत्र अर्थात हे पुरानी सड़ी गली मान्यताओं, तुम अनंत में विलीन हो जाओ यानी इस युग से समाप्त हो जाओ। जग नीड़, शब्द और श्वासहीन। कवि कहते हैं कि माना कि ये जो संसार है ये सबका आश्रय स्थल है। नीड़ का मतलब शाब्दिक घोंसला और एक प्रकार से आश्रय स्थल। कवि कहते हैं कि माना कि ये जो संसार है ये एक सभी के लिए आश्रय स्थल है, लेकिन अब ये तुम्हारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए अब ये आश्रय स्थल नहीं है। हे पुरानी मान्यताओं, तुम अब शब्द से यानी ध्वनि से, श्वासहीन यानी क्रिया से, वैसे शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, श्वास रहित यानी सांस से रहित यानी मरा हुआ, जैसा कि ऊपर कवि ने कह दिया है ऊपर की पंक्ति में। तो यहां पर इसका सांकेतिक अर्थ है कि तो अब तुम में न तो ध्वनि रही है, न कोई सक्रियता नहीं रही है, तुम निष्क्रिय हो गए हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि हे पुरानी सड़ी गली मान्यताओं, तुम्हारा अस्तित्व अब इस संसार के लिए, इस जगत की प्रगति के लिए निष्क्रिय हो गया है, तुम्हारी कोई उपादेयता नहीं रही है, क्योंकि तुम्हारे पास न तो अब शब्द हैं और ना ही श्वास है यानी सक्रियता है, आगे बढ़ने की क्रिया है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो जग जो सबका आश्रय है इसे छोड़कर अनंत में विलीन होना ही होगा। च्युत, और तुम वैसे भी अब कहीं किसी भी जीवन के किसी भी बिंदु पर महत्व नहीं रखती हो। च्युत यानी अलग होना, जैसे पत्ता पेड़ की शाखा से च्युत होता है यानी अलग होकर गिरता है, उसी तरह से अब तुम जीवन रूपी संसार का जो जीवन रूपी वृक्ष है उससे पूरी तरह से अलग हो चुकी हो, यानी तुम्हारा महत्व समाप्त हो चुका है। इसलिए तुम अब अनंत में विलीन हो जाओ। अस्त व्यस्त तुम बिखरी हुई हो, पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। और जिस प्रकार किसी भी पक्षी के जो पंख झड़ जाते हैं और वो अस्त व्यस्त बिखर जाते हैं पृथ्वी पर और धीरे धीरे पवन के साथ उड़कर अनंत में विलीन हो जाते हैं, उसी तरह से हे जीर्ण पत्र यानी हे पुरानी सड़ी गली मान्यताओं, तुम भी अब अपने जीवन रूपी शाखा से, वृक्ष की शाखा से अलग हो गई हो।
बिखर चुकी हो, यानी तुम्हारा महत्व समाप्त हो गया है, तो तुम भी एक पक्षी के बिखरे हुए पंखों की तरह से झड़ जाओ और अनंत में विलीन हो जाओ। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य दोस्तों यही है कि कवि कल्पना कर रहे हैं, कवि कल्पना नहीं कामना कर रहे हैं कि इन सारी सड़ी गली मान्यताओं को इस जग से समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, आगे ऊंचाइयां छूने के लिए, नए दृष्टिकोण का, नई चिंतन धारा का विकास करने के लिए पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को त्याग देना, उनको नष्ट कर देना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मासल हरियाली। अब कवि कहते हैं कि क्योंकि सारे संसार में पुरानी मान्यताओं का जाल सा बिखरा हुआ है, और वो पुरानी मान्यताएं कैसी हैं? सड़ी गली हैं, जिनमें कुछ भी तत्व शेष नहीं रह गया है, जिनमें कुछ भी चैतन्य नहीं है, ऊर्जा नहीं है, क्रियाशीलता नहीं है, सर्वत्र गतिहीनता ही है, यानी महत्व नहीं है, उनका महत्व वो खो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी पुरानी मान्यताओं से भरे जाने के कारण ये पूरा का पूरा संसार कंकालों का जाल बनकर के रह गया है, यानी अर्थ निरर्थक। कंकाल का प्रतीकार्थ यहां पर है निरर्थक, निरर्थक मान्यताओं का एक जाल सा बनकर के रह गया है। तो इसलिए कवि कामना करते हैं कि यदि ये सारी निरर्थक मान्यताएं, जिन्होंने एक जाल सा बना लिया है संसार में, ये द्रुत गति से, शीघ्रता से झड़ जाएं, अनंत में विलीन हो जाएं, नष्ट हो जाएं, तो जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। तो इस संसार में फिर से नए रक्त से युक्त पल्लव यानी पत्तों की लालिमा व्याप्त होगी, यानी नई चेतना का संचार होगा। पल्लव लाली क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी कोई वृक्ष पर, किसी भी शाखा पर नया पत्ता निकलता है तो उसका रंग लाल होता है, बहुत कोमल और बहुत चिकना होता है, जिसके लिए एक शब्द साहित्य में इस्तेमाल होता है, किसलय। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार किसलय जब नए नए उगते हैं तो उनकी लालिमा से वृक्ष का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी तरह से यहां पर रुधिर जो है, रुधिर वैसे तो रक्त होता है, लेकिन यहां पर रुधिर का अर्थ है, सांकेतिक अर्थ है ऊर्जा। तो नई ऊर्जा का संचार हो। कैसे नई ऊर्जा? एक बहुत ही छोटे से दैनिक जीवन के उदाहरण से मैं आपको इस प्रतीकार्थ को समझाती हूं दोस्तों। जब भी कभी हम अपने खून की जांच कराने जाते हैं और किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसे कमजोरी होती है, यानी उसकी ऊर्जा कम, यानी रुधिर कम तो ऊर्जा कम, रक्त कम तो ऊर्जा कम। तो यहां उसी तरीके से आप समझिए कि रुधिर के द्वारा साधारण शाब्दिक अर्थ ग्रहण नहीं किया जा रहा, बल्कि कवि के द्वारा ऊर्जा की ओर संकेत किया जा रहा है। और कवि कल्पना करते हैं कि ये पुरानी मान्यताओं का जो कंकाल विश्व में छा गया है, वो जब नष्ट हो जाएगा तो नए रुधिर यानी नई ऊर्जा का संचार होगा और चारों ओर उसी प्रकार का सौंदर्य व्याप्त होगा, नए दृष्टिकोण का विकास होगा, नई विचारधारा, नई चिंतन का विकास होगा। जिस प्रकार वृक्षों की शाखाओं पर नए नए लाल रंग के पत्तों के आने से उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी तरह से संसार का भी सौंदर्य बढ़ जाएगा। प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मासल हरियाली। प्राणों का अर्थ, साधारण अर्थ तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यहां पर प्राणों का अर्थ क्या है? संवेदना और जीवंतता। और मरमर जो ध्वनि है वो पत्तों की ध्वनि होती है, पत्तों के गिरने की जो ध्वनि होती है उसे मरमर कहा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि जब नए नए किसलय मुखरित होंगे, नए नए कोमल पत्ते खिलेंगे, लाल रंग से सारा सौंदर्य वृक्ष का बढ़ जाएगा, यानी संसार का नई विचारधाराओं से सौंदर्य बढ़ जाएगा, तब जीवंतता आ जाएगी। जो निष्प्राणता आ गई है, जिसका जिक्र शुरुआत की पंक्तियों में उन्होंने किया था, वो निष्क्रियता और निष्प्राणता, वो चेतनाहीनता, वो समाप्त हो जाएगी और नई जीवन चेतना का संचार होगा। और चारों ओर पत्तों के गिरने की जो मधुर ध्वनि होती है, जिसे मरमर ध्वनि कहा जाता है, उसका प्रसार हो जाएगा, वो परिवेश में गूंजने लगेगी। सांकेतिक अर्थ हुआ कि चारों ओर नए दृष्टिकोण से, नए सौंदर्य से आनंद और उल्लास का वातावरण बन जाएगा और जीवन फिर से मासल हरियाली में परिवर्तित हो जाएगा। मासल हरियाली, मासल का अर्थ होता है, जब भी मांस मज्जा होती है तो हम देखते हैं कि साकार किसी भी चीज को देखते हैं तो मासल
उसको कहते हैं हम। तो मासल हरियाली यानी आनंद, सांकेतिक अर्थ आनंद और उल्लास। और सारा जो विश्व का जीवन है जो सड़ी गली मान्यताओं से भरा हुआ होने के कारण निष्प्राण सा हो गया है, उल्लासहीन हो गया है, वो वापस से आनंद और उल्लास से भर जाएगा, अर्थात संसार के जीवन में नई चेतना का संचार होगा। आगे चलते हैं। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कवि नवयुग का आह्वान कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? मंजरित का अर्थ क्या है? मंजरी से युक्त। मंजरी क्या होती है? वृक्षों पर आपने देखा होगा तुलसी पर मंजरी आती है, आम के वृक्ष पर फल आने से पहले मंजरी आती है और उनकी अपनी एक सुगंध होती है। तो कवि कह रहे हैं यानी कि जब पूर्णता को प्राप्त होता है कोई भी वृक्ष फल के रूप में, उससे पहले की स्थिति क्या है? मंजरियों से युक्त होना। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार जब नई चेतना का संचार होगा, नए नए पत्तों का उदय होगा, तो क्या होगा? वसंत ऋतु का सा आनंद उल्लास की मासल हरियाली छा जाएगी। और उसके बाद समस्त विश्व में जिस प्रकार वृक्ष वसंत ऋतु में अपने पूर्णता को प्राप्त करने से पहले मंजरियों से युक्त होकर सारे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं, उसी तरह से संपूर्ण विश्व नई चेतना के यौवन के सौंदर्य से युक्त हो जाएगा, मंजरियों से युक्त हो जाएगा। अब फिर वो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में पिक यानी कोयल वसंत ऋतु के आनंद में डूबकर मतवाली होकर मदमस्त होकर के अपनी सुंदर मदिरा यानी मादक, वैसे मदिरा का अर्थ शराब होता है लेकिन यहां मदिरा का अर्थ है मादकता, तो मादकता से भरे स्वर से प्रेम का अमर गीत सुनाती है और सारे परिवेश को आनंद उल्लास और प्रेम की अनुभूति से, संवेदना की अनुभूति से भर देती है। उसी तरह से वे फिर से कहते हैं कि जब जीवन में विश्व के संपूर्ण विश्व के परिवेश में जब यौवन आएगा, यौवन यानी वसंत ऋतु आएगी, तो वसंत ऋतु में जब कोयल मदमस्त होकर बोलेगी तब जग कर जग का पिक मतवाली। तो जग कर और जग में यमक अलंकार है, इस जग का अर्थ है संसार और इस जग का अर्थ है जागना। तो वे कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, तब उस वसंत ऋतु के आने पर, उस यौवन के आने पर विश्व में तू एक बार फिर से जाग जाना, जागृत हो जाना, क्योंकि अब तक तू निष्प्राण है, पुरानी सड़ी गली मान्यताओं के नीचे दबी हुई है। इसलिए अब तू जागकर इस संसार को फिर से अपनी उस मादक प्रणय स्वर लहरी से गुंजायमान कर देना, ताकि इस संसार में फिर से नए युग की शुरुआत हो, भर दे फिर नवयुग की प्याली, यानी नए युग का शुभारंभ हो सके। तो ये हुई दोस्तों द्रुत झरो कविता की व्याख्या। उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब कुछ एक प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं जो द्रुत झरो से संबंधित है। तो सबसे पहला प्रश्न है, पंत की किस कृति से उनके काव्य में प्रगतिवादी चेतना का उदय होता है? विकल्प हैं ए युगांत, बी पल्लव, सी ग्राम्या और डी ग्रंथि। तो दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं 1936 में युगांत से उनकी प्रगतिवादी चेतना का विकास होना प्रारंभ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, पंतकृत लोकायतन में कुल कितने सर्ग हैं? इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। विकल्प है 7, 4, 5 और 3। तो हमने देखा था कि उसके दो खंड हैं, बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य, और बाह्य परिवेश में 3 सर्ग हैं, अंतस चैतन्य में 4 सर्ग हैं, और कुल मिलाकर इस प्रकार इस महाकाव्य में 7 सर्ग हैं। तो इसका प्रश्न का भी उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, पंतकृत किस कृति को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? स्वर्ण किरण, गुंजन, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद। तो अभी हमने पढ़ा, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनकी कृति पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहकर के संबोधित किया जाता है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, पंत की किस कृति को रश्मिपदी कहा जाता है? ग्राम्या, वीणा, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कला और बूढ़ा चांद नामक उनकी कृति को रश्मिपदी काव्य कहकर के संबोधित किया जाता है। इसको काव्य जोड़ लेंगे यहां पर, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, पंत का प्रिय छंद कौन सा है? हरिगीतिका, रोला, मालिनी या द्रुत विलंबित। तो उनका प्रिय छंद रोला है। तो आंसर इस प्रश्न का होगा बी।
अगला प्रश्न, किस स्थल को सुमित्रानंदन पंत वीथिका के रूप में स्थापित किया गया? ए पंत के विद्यालय को, बी पंत द्वारा स्थापित शोध संस्थान को, सी पंत के बचपन के घर को, या डी पंत के प्रिय स्थल को? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी हमने पढ़ा था कि पंत के बचपन के घर को आजकल वर्तमान में सुमित्रानंदन पंत वीथिका नामक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, पंत के साहित्य के विषय में असत्य कथन है। पंत का साहित्य छायावाद और प्रगतिवाद से संबंधित है, सही है। पंत ने स्वयं अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। पंत की गुंजन कृति का प्रकाशन वर्ष 1932 है, यह भी सही है। इतिवृत्तात्मकता पंत के काव्य की प्रमुख विशेषता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता पंत के काव्य की नहीं बल्कि द्विवेदी युग के काव्य की विशेषता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, पंत की द्रुतझरो कविता का रचना काल है 1912, 1934, 1920 या फिर 1922? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1934 में द्रुतझरो कविता की रचना की गई और यही कारण है कि पल्लविनी संग्रह में जहां संकलित है द्रुतझरो कविता, वहां फरवरी 1934 लिखा गया है। तो इसका ये प्रकाशन वर्ष 1934 है, रचना काल 1934 है। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, पंत की द्रुतझरो कविता उनके किस संकलन में संकलित है? ग्राम्या, युगांत, पल्लव या गुंजन? तो युगांत और पल्लविनी दो में संकलित है ये। पल्लविनी उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह है जो स्वयं पंत के द्वारा किया गया था। जिस तरह से तारापथ उनका एक चुनी हुई कविताओं का संकलन है, उसी तरह से पल्लविनी है। पल्लविनी की भूमिका हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी, दोहरा रही हूं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। और युगांत उनका कविता संग्रह है जिसमें यह कविता संकलित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, पंत की द्रुतझरो कविता का मूल प्रतिपाद्य है, कवि ने निर्माण और विनाश को जगत का अंतिम सत्य माना है। ये बिल्कुल असत्य है। इस कविता के विषय में ये परिवर्तन कविता का मूल प्रतिपाद्य है। जीर्ण पत्र के माध्यम से कवि ने प्रगति में बाधक पुरानी परंपराओं के नष्ट होने की बात की है, ये बिल्कुल सही है। द्रुतझरो कविता में शोषित वर्ग के प्रति संवेदना है, ये बिल्कुल गलत है। द्रुतझरो प्रकृति चित्रण परक कविता है, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पंत की द्रुतझरो किस प्रकार की कविता है? छायावादी, आध्यात्मिक, प्रगतिवादी या नव मानवतावादी? तो दोस्तों ये प्रगतिवादी कविता मानी जाती है। आंसर होगा इसका सी। पंत की द्रुतझरो में जीर्ण पत्र किसका प्रतीक है? सड़ी गली परंपराओं का, विध्वंस का, नवजीवन का या नियति का? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जीर्ण पत्र यहां सड़ी गली परंपराओं का प्रतीक है। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, पंत ने द्रुतझरो में जीर्ण पत्र के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया है? त्रस्त ध्वस्त उन्होंने कहकर पुकारा है जीर्ण पत्र को, शुष्क शीर्ण भी कहकर पुकारा है, विगत युग भी कहकर पुकारा है, लेकिन नवल रुधिर कहकर के नहीं पुकारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली द्रुतझरो कविता की इस पंक्ति का व्यंजित अर्थ क्या है? पहला, जगत व्यर्थ परंपराओं का कंकाल बन गया है, अतः ये परंपराएं ध्वस्त हों ताकि प्रगति पथ प्रशस्त हो सके। दूसरा, शुष्क शीर्ण पत्ते प्रकृति सौंदर्य को नष्ट करते हैं। तीसरा, जगत संवेदनाहीन हो गया है। और चौथा, जगत में प्रेम और सद्भाव का विस्तार हो। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इन पंक्तियों का व्यंजित अर्थ ए में ही अभिव्यक्त हो रहा है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, जग कर जग का पेट मतवाली निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली द्रुतझरो कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है उदाहरण, यमक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास। तो अभी अभी हमने पढ़ा बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि एक जग का अर्थ है जागना और दूसरे जग का अर्थ है संसार। तो इस प्रकार एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हुई और दोनों बार अलग अलग अर्थ है, तो इसलिए यमक अलंकार यहां पर हो गया। तो आंसर होगा हमारा बी।
तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने सुमित्रा नंदन पंत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत छोटी सी कविता द्रुत झरों पर बात की, उनसे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को और अधिक जाना, अपनी पकड़ पंत के साहित्य पर, उनकी रचनात्मक दृष्टिकोण पर पकड़ मजबूत की और द्रुत झरों का मूल पाठ पढ़ा, उसकी व्याख्या, उसके प्रतीकार्थ समझे और उस पर आधारित चुनिंदा प्रश्नों को भी हमने हल किया। उम्मीद करती हूं कि अब पंत के विषय में आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। अगले सत्र का जो प्रश्नों के सत्र होने वाले हैं उनका बेसब्री से इंतजार कीजिए। तब तक